तो लेट्स सी, हम लोग जहां प्रोकैरियोटिक के किंगडम को खत्म कर चुके हैं, अब हमारे पास जो नया नंबर है वो है यूकैरियोट्स का। यूकैरियोट का पहला किंगडम पढ़ेंगे जिसका नाम है किंगडम प्रोटिस्टा। और किंगडम प्रोटिस्टा जब आता है तो हमें मालूम है उसके अंदर आते हैं यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। लेकिन 5 किंगडम क्लासिफिकेशन का वो वाला डायग्राम बनाओ जिसमें यहां मोनेरा था, यहां प्रोटिस्टा, और इधर फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। हमने इधर एक लाइन बनाई थी और लिखा था डायरेक्शन ऑफ एवोल्यूशन, यानी प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म किसमें है, मोनेरा में। तो लिख लो आर्कीबैक्टीरिया यानी ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल, राइट। आर्कीबैक्टीरिया ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल है। तो सबसे प्रिमिटिव लाइफ तो मोनेरा में छूट गई और एडवांस मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आ गए प्लांटी, फंजाई, एनिमेलिया में। तो इसका मतलब है बीच में जो प्रोटिस्टा होगा उसे हम लोग मानेंगे कनेक्टिंग लिंक। क्लियर। प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म और एडवांस लाइफ फॉर्म के बीच में जो अटके वो कौन है, प्रोटिस्टा। न्यूट्रिशन मोड या ट्रॉफिक मोड देखो तो उसमें प्लांटी के जैसे मेंबर प्रोटिस्टा में, फंजाई के जैसे मेंबर प्रोटिस्टा में, एनिमेलिया के जैसे मेंबर प्रोटिस्टा में। तो प्रोटिस्टा तो एक ऐसा किंगडम है जिसमें सबके पुराने रिलेटिव बैठे हैं, यानी इनके अंदर बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं, फिर भी साथ में कारण है कि वो सब यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक है। क्लियर। यानी आप लिखेंगे कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर ढेरों एग्जाम्पल्स ऐसे निकलते हैं जहां मेंशन किया जाता है अ किंगडम विदाउट वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। लेकिन वो बाद में, पहले बीइंग यूकैरियोटिक कुछ कैरेक्टर जान लें। द किंगडम दैट इंक्लूड सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स, जिसमें सिंगल सेल्ड यूकैरियोट आए हैं, प्राइमरीली एक्वेटिक हैं, कुछ के पास फ्लैजिला या सीलिया हो सकती है, डिवीजन ऑफ सेल यानी एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, या फ्यूजन ऑफ सेल सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं जिसमें जाइगोट बनेगा। ये कुछ करेक्टर है जो मुझे जानने चाहिए। इधर देख, अगर कोई सेल या ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक होता है तो इसका मतलब होगा कि उसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स मिलेंगी। देख लो, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। राइबोसोम कौन से मिलेंगे, 80 एसबी मिलेंगे। डीएनए कैसा मिलेगा, होगा डबल स्ट्रैंडेड, लेकिन नई बात क्या आ गई, लीनियर। बैक्टीरिया में कैसा था, सर्कुलर, यहां पर मिलेगा लीनियर। तो जो चीजें प्रोकैरियोट से अलग आई हैं उन्हें यहां पे हमने लिख दिया। ऐसे ही मेंशन करो किंगडम प्रोटिस्टा। फिर हम उस लाइन पर आते हैं जो किताब में लिखी है, दैट किंगडम प्रोटिस्टा विदाउट वेल डिफाइंड बाउंड्रीज। उस लाइन को एक्सप्लेन करेंगे। बताओ, वॉल्यूम बढ़ा दी तो इतनी आ रही है। ये इतने छोटे सर किसके, मेरा सर बड़ा है कि ये छोटे है?
डन। अब सुनो, मतलब की बात पर आते हैं, किताब की लाइन पे लौटते हैं। हमें लिख के दिया लाइन में दैट बाउंड्रीज ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा आर नॉट वेल डिफाइंड। ऐसी स्टेटमेंट ही तो असर्शन रीजन बनती हैं। मतलब किंगडम प्रोटिस्टा के मेंबर के लिए एक क्लियर कट लाइन नहीं है। जैसे मुनेरा में लिखा था ना तुमने, बैक्टीरिया आर सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मुनेरा। ऐसा में यहां प्रोटिस्टा के लिए नहीं कह सकता। इसके सारे मेंबर एक जैसे नहीं हैं, इसका मतलब। यानी ये मैंने लिखा असर्शन, तो ये रहा रीजन। दिस किंगडम्स फॉर्मिंग अ लिंक विद अदर्स डीलिंग विद प्लांट एनिमल्स एंड फंजाई। इसका मतलब है अगर ये लिंक बना रहा है प्लांट एनिमल और फंजाई के साथ, तो इसमें प्लांट के जैसे फोटोसिंथेटिक, एनिमल के जैसे होलोजोइक और फंगस के जैसे एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। इसी कॉपी में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन शुरू से लेकर, एक ही कॉपी है ना, 3-4 टाइप की कॉपी तो नहीं बनाई ना कि मतलब कुछ कहीं और कुछ कहीं और लिखा हो। ये बनाया था हमने। इसके अंदर देखो लाइनें जा रही हैं, ये दिखा रही हैं कि प्रोटिस्टा किस किस के साथ मैच हो रहा है, तो वो ऊपर के तीनों किंगडम से मैच होता है। यहां पे बना हुआ है किंगडम प्लांटी। प्लांटी में देखो फोटोसिंथेटिक, प्रोटिस्टा में भी है, प्लांटी में भी है। फंजाई के साथ देखो एब्जॉर्प्टिव, प्रोटिस्टा में भी है, फंजाई में भी है। एनिमेलिया के साथ देखो इंजेक्शन लिखा हुआ है, तो प्रोटिस्टा में भी है और एनिमेलिया में भी है। तो यानी एनिमल के जैसे, प्लांट के जैसे, फंजाई के जैसे ऑर्गेनिजम्स प्रोटिस्टा में मिलने के कारण हम लोग कह सकते हैं कि दैट दीज आर डिफरेंट। डिफरेंट मतलब टू मच डिफरेंट, बहुत अलग अलग है। अब रुको, एक इनडायरेक्ट एग्जाम्पल, सीधा तो बोल ही नहीं सकती ना किताब। इनडायरेक्ट क्या, कि जो तुम्हें प्लांट का मेंबर लगता है वो तो किंगडम प्रोटिस्टा में आता है। कौन? मुझे टू किंगडम क्लासिफिकेशन की एक लाइन याद आ रही है। क्लेमाइडोमोनास क्लोरेला को बैक्टीरिया के साथ, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म फर्न ब्रायोफाइटा के साथ किंगडम प्रोटिस्टा में, सॉरी किंगडम प्लांटी में रखा है, क्योंकि उनके पास क्या है, सेल वॉल। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में यही क्लामाइडोमोनास या क्लोरेला कहां रह जाएंगे, प्रोटिस्टा में, प्लांटी में नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये यूनिसेल्युलर यूकेरियोटिक है। प्लांटी में अब कौन आता है, मल्टी सेलुलर यूकेरियोटिक आते हैं। दैट्स व्हाई दे आर राइटिंग अ लाइन, a photosynthetic protestant to one biologist may be a plant to another। लीनियस को एक बायोलॉजिस्ट मान लो, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, और विटेकर को भी बायोलॉजिस्ट मानते हैं, उसने दी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्लेमाइडोमोनास 2 किंगडम के हिसाब से आया किंगडम प्लांटी में, 5 किंगडम से आया किसमें, किंगडम प्रोटिस्टा में। राइट? अरे कैरेक्टर बदल दिए ना, जज्बात बदल गए, ठीक है, पूरे पलट गए, तो ऑब्वियस सी बात है किंगडम भी क्या हो जाएगा, चेंज। आज की डेट में अलग चीजें, एग्जाम्पल मेंशन कर रहा हूं मैं यहां पे, एग्जाम्पल लिखा, एग्जाम्पल लिखा क्लेमाइडोमोनास, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इस चीज को समझने का। उधर तो असर्शन रीजन की वैल्यू है, जरा इसे हम लोग एक्सप्लेन कर दें यहां पे। तो क्लेमाइडोमोनास को अगर मेंशन करूं तो क्या मेंशन करूं, सुनना। प्लांटी किसमें, एज पर कौन से किंगडम क्लासिफिकेशन, 2 किंगडम्स। जबकि ये आता है किसमें, प्रोटिस्टा में, एज पर कौन से किंगडम, 5 किंगडम्स। क्यों कहा, क्योंकि इसके पास क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट है।
क्यों कहा 5 किंगडम में? क्योंकि ये यूनिसेल्युलर यूकेरियोटिक है। इधर तो ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ऐसा कह सकते हो। इसकी एक्सप्लेनेशन आगे आएगी, या फिर यहीं बता देता हूं, यहीं आ जाने दो, आने दो। मेंबर्स एंड प्रोटेस्टा, अभी ध्यान से सुनना। जो प्लांट के जैसे होंगे उनके पास सेल वॉल होगी, वो फोटोसिंथेटिक वाले होंगे। जो एनिमल के जैसे होंगे उनमें सेल वॉल नहीं होगी, होलोजोइक न्यूट्रिशन या इंजेक्शन मिलेगा। जो फंगस के जैसे होंगे उनमें फिर से सेल वॉल होगी, लेकिन काइटिन की बनी हुई, और न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्टिव मिलेगा। बताओ, यानी मेंबर्स इन प्रोटिस्टा डिफर इन, किस में डिफर करेंगे? पहला करेक्टर, सेल एनवेलप, मतलब सेल की कवरिंग में कौन है? सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल है नहीं है, ऐसा। दूसरा, सेकेंड फीचर, ट्रॉफिक मोड, मतलब ऑटोट्रॉफिक या हेट्रोट्रॉफिक। थर्ड, अगर एनिमल सेल टाइप के हैं तो लोकोमोशन करेंगे। लोकोमोशन के लिए सीलिया, कुछ में फ्लैजेला, कुछ में सीडोपोडिया और कुछ में कुछ भी नहीं, यानी लोकोमोशन का डिफरेंस है। इनके कुछ मेंबर हैप्लॉइड, दूसरे मेंबर डिप्लॉइड। इस तरीके से अगर कोई हैप्लॉइड होगा तो फर्टिलाइजेशन के बाद मियोसिस करेंगे, अगर कोई डिप्लॉइड होगा फर्टिलाइजेशन से पहले मियोसिस करेंगे। यानी इनके लाइफ साइकिल पैटर्न भी अलग अलग होते हैं। एटसेट्रा, आदि इत्यादि। But they all are united just on the basis of unicellular and eukaryotic. Clear? इतने डिफरेंसेस और सिमिलर सिर्फ क्या, कि वो यूकेरियोटिक यूनिसेल्ड है। दैट्स इट। मतलब डिफरेंस ज्यादा गिन लिए, सिमिलैरिटी गिनी कम। ऊपर की लाइन का इजी एक्सप्लेनेशन।
तो हम किंगडम प्रोटिस्टा को ट्रॉफिक मोड के टर्म्स में क्लासिफाई करते हैं। विटेकर एक इकोलॉजिस्ट है, और जब विटेकर एक इकोलॉजिस्ट होता है तो हम लोग एक बात एक्सप्लेन कर सकते हैं कि दैट बीइंग इकोलॉजिस्ट, विटेकर ने ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर के नाम पे क्लासिफाई किया है। हम प्रोटिस्टा को ऐसे ही क्लासिफाई कर देते हैं, प्रोड्यूसर प्रोटिस्ट, डिकम्पोजर प्रोटिस्ट एंड कंज्यूमर प्रोटिस्ट। वी हैव दीज 3 नेम्स। तो ऐसे में जितने ग्रुप हमें दिए हुए हैं हम उन्हें 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। उन्होंने हमें दिए हैं 3, 1 और 1, टोटल 5। हम पढ़ेंगे 3 पार्ट्स में। किंगडम प्रोटिस्टा, को 3 पार्ट में डिवाइड किया। पहला लिखा प्रोड्यूसर प्रोटिस्ट, दूसरे को लिखता हूं डिकम्पोजर प्रोटिस्ट, जिस सीक्वेंस में किताब में हमने भी वही लिख लिया है, ज्यादा ठीक रहेगा। और तीसरा है नाम कंज्यूमर प्रोटेस्ट। ये एग्जाम्पल समझे। प्रोड्यूसर प्रोटिस्ट में पहला नाम आएगा, लिखेंगे क्राइजो फाइट्स। दूसरा पढ़ेंगे डाइनोफ्लैजिलेट्स। और तीसरा आता है यूग्लेनॉइड्स, यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स। मैंने कहा ना आपसे 5 ग्रुप है, हम 3 में डिवाइड कर रहे हैं। यहां आएगा नाम स्लाइम मोल्ड्स। स्लाइम के बेसिस पे नाम है मिक्सो। मोल्ड तो होते फंगस, तो लिखेंगे मिक्सो माइसिटीज। अब नाम पड़ गया है स्लाइम मोल्ड। कभी फंगस थे, अब प्रोटिस्टा में है। और इधर आया नाम कंज्यूमर प्रोटिस्ट। हम पढ़ेंगे इधर पे प्रोटोजोआ। पहले एनिमल किंगडम में थे, अब तो एनिमल किंगडम में सिर्फ मल्टी सेल्यूलर आते हैं। तो प्रोटोजोआ पुराने एनिमल ऐसे बोल दो, ठीक है। प्रिमिटिव पहले एनिमल किंगडम का मेंबर, अब किंगडम प्रोटिस्टा का। इसके लिए भी तो लिख सकते थे द वन यू आर थिंकिंग ऑफ एनिमल, द अदर बायोलॉजिस्ट में कंसिडर्ड एज प्रोटिस्ट बीइंग यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिस्ट। नहीं, उसे तो प्लांट से दिल लगी है, पता नहीं बार बार प्लांट के बारे में लिखता है। इसलिए ये चैप्टर बॉटनी में पढ़ा रहे हैं, नहीं तो काय में पढ़ाते जूलॉजी में। सोच के देख, अगर ये जो लाइन लिखी है ना, ये वाली, a photosynthetic protestant to one biologist may be a plant to another। पहले क्या होता था, जब खूब सारी बायोलॉजी पढ़ाई जाती थी ना, 4-4 रजिस्टर वाली जूलॉजी पढ़ाते थे, प्रोटोजोआ पढ़ाते थे, 1 महीने तक प्रोटोजोआ चलता था जूलॉजी वाले जब पढ़ाते थे, ठीक है, क्योंकि सारी डिजीज वगैरह वहीं बता देते थे। तो प्रोटोजोआ तब 1 महीने तक पढ़ाते थे जूलॉजी वाले। और एनिमल किंगडम बहुत बड़ा वेटेज वाला चैप्टर था। खैर अभी भी है, अभी भी याद नहीं रहता लोगों को। खैर वो तो हो गई, जब जब जूलॉजी छोड़ के दांत के, चूरण के ऐसे कोई डॉक्टर पढ़ाने आएंगे तो एनिमल किंगडम कैसे पढ़ाएंगे? उन्होंने खुद नहीं पढ़ा, वो कैसे पढ़ाएं? एनिमल किंगडम कौन पढ़ा सकता है? जिसने क्लासिकल जूलॉजी पढ़ी है। तो वो क्लासिकल जूलॉजी में एनिमल किंगडम को खूब पढ़ाया जाता था।
फिर धीरे से क्या हुआ कि प्रोटोजोआ जो था वो एनसीईआरटी में भी कम हो गया और एकदम से लोगों ने, जूलॉजी वालों ने पढ़ाना छोड़ के किसने पढ़ाना चालू किया? बॉटनी वालों ने। अंडरस्टैंडिंग समझिए, ठीक है? क्या अंडरस्टैंडिंग, क्या लाइन लिखी है यहां पे? पूरे प्रोटिस्टा के लिए क्या लिखा है? अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टन टू वन बायोलॉजिस्ट मे बी अ प्लांट टू अनदर। तो तुम पढ़ाओ ना बॉटनी वाले, जूलॉजी वाले क्यों पढ़ाएं किंगडम प्रोटिस्टा? प्रोटिस्टा में ही प्रोटोजोआ आता है, उसे भी तुम्हें ही पढ़ाओ, हम नहीं पढ़ा रहे। कट्टी कर ली उन्होंने एनसीईआरटी से, बोला हम नहीं पढ़ाएंगे प्रोटोजोआ। रियलिटी क्यों पढ़ाएं? क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा एंड प्रोटिस्टा इज इन बॉटनी। तो पूरा का पूरा प्रोटिस्टा बॉटनी वाले पढ़ा, और जिस दिन से बॉटनी वालों ने प्रोटिस्टा पढ़ाना चालू किया, प्रोटोजोआ घट के एक क्लास करे गया, 1 महीने से एक क्लास में आ गया। ऐसे ही होता है। अब सोचो कि कोई व्यक्ति जो पूरी एमबीबीएस कर ले, मैं किसी को तहमत ताने नहीं दे रहा, एक लॉजिक बता रहा हूं, कोई व्यक्ति पूरी एमबीबीएस पढ़े और फिर क्या पढ़ा है? केमिस्ट्री, या क्या पढ़ा है? बॉटनी, या इवन जूलॉजी भी पढ़ा है, चल जूलॉजी थोड़ी बहुत चल जाएगी, या मान लो फिजिक्स पढ़ा है, तो वो क्या कर रहा होगा? वो रटी रटाई चीजों पर, वो 25 फीट दूर से आता है मेरे से, समझे? मतलब ऐसे सामने देखेगा ना यूं सर और सुन, तो हम कहते हैं कि that वो रटी रटाई चीजों को पढ़ा सकते हैं, वो एक भीड़ को बता सकते हैं, रिजल्ट नहीं बना सकते। उसका रीजन है क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, तो हम कहते हैं, अब कोई कहे मैं बिल्डिंग बना रहा हूं, तो बिल्डिंग बनाने में किसका इंपॉर्टेंस है? सुनिएगा ध्यान से। आर्किटेक्ट ने नक्शा बनाया, ठीक है, मिस्त्री उसको फॉलो ढंग से ना करे, तो इसमें क्या मजदूर की गलती है? नहीं, आर्किटेक्ट की गलती है। किसकी गलती है? उस मिस्त्री की गलती है, यही बोलेंगे। फिर मिस्त्री बोलेगा अरे मुझे लगा ऐसा था, अबे बन गया, अब ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ठीक, अब हमारा मकान बन रहा था, जैसे फॉर एग्जांपल कॉर्नर का प्लॉट था, तो हमने उनसे बोला मिस्त्री से, भैया उधर से इधर बनाओ, अंदर की तरफ से बाहर की तरफ क्यों बना रहे हो? नहीं सर, इधर से बनाना ठीक रहता है, उधर से गाड़ियां आती जाती है। मैंने कहा भाई तो सड़कें आएगी जाएगी, तू तो उधर से बनाना। नहीं नहीं, इधर से बनाना ठीक है। अब हुआ क्या कि वो दो लगे लगे प्लॉट थे, एक प्लॉट छोटा हो गया है। क्यों? अंदर की तरफ जो प्लॉट था उसने मकान उस तरफ बना दिया, और एक्चुअल प्लॉट की जगह छोड़ दी, काहे के लिए? घास उगने के लिए। हमारी दीवार से बाहर है, पीछे वाले का मकान हमारे घर से थोड़ा सा इधर है, और हमारा मकान अंदर। तो गलती पीछे वाले की नहीं है, हमारी है। क्यों? क्योंकि भाई जब नापते तब तक दीवार लगा दी थी भाई ने। गलती कब पता लगी? जब पीछे वाले ने मकान बनाया, ठीक है? गलती तब पता लगी जब पीछे वाले ने मकान बनाया, तब तक तो उस मकान में हम रहने लग गए, आबाद हो गए वहां तक रहते रहते। जब पीछे वाले ने मकान बनाया तो उसने सड़क से नापा, सड़क से नाप के उसने अपना मकान बनाना चालू कर दिया। पिताजी ने बोला भैया, बोला भाई साहब मैं तो सही बना रहा हूं, देख लो। बोला बात तो तुम सही कह रहे हो। फिर हमने नापा, अंदर का प्लॉट नापा, बोला अंदर का प्लॉट गया। अब जब भी जाएगा जुड़वा प्लॉट जाएंगे, एक बने हुए मकान के साथ, एक खाली प्लॉट के साथ। किसकी गलती? नहीं, हमारी गलती, हमने नहीं देखा। यानी किसकी गलती? तुम्हारी गलती कि तुमने आजमाया नहीं। आजमाना किसको था? तुमको। कितनी बार बोलते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए? एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगा के आनी चाहिए, चाहे समझ में आए चाहे ना आए। एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग लगा कर आओगे तो कम से कम ये चीज मालूम रहेगी कि किताब में लिखा क्या है। टीचर पढ़ा रहा है तो कहां से पढ़ा रहा है, या कुछ खा रहा है तो नहीं खा रहा है।
बात समझ में आई कि मैंने बीच की लाइन चुटकुले में गायब कर दी, गई और पेपर में वही आ गई। नसीब किसका खराब? मेरा नहीं, आर्किटेक्ट का। मैं किसका? ऑब्वियसली जो भुक्तभोगी हैं। वो चीज देखिए, जो ऑब्जर्व करने वाला होता है लोग उसे दोषी माना करते हैं, ना कि उसे जिसने कहा करने के लिए। कोई मुझे दोषी नहीं मानेगा कि मैं तुम्हें करने के लिए कह रहा हूं। ड्रॉप किसने लिया? तुमने। तैयारी कौन कर रहा है? तुम। नीट का फॉर्म कौन भरेगा? तुम। मैं तुम्हें इसलिए ब्लेम करूंगा, क्यों? अबे सिलेक्ट हो गए तो भी एमबीबीएस करने कौन जाओगे? तुम। मैं थोड़ा ना जाऊंगा। मैं कितनी जगह जाऊंगा बे? अगर 100 बच्चे सिलेक्ट हो गए तो क्या मैं 100 टुकड़े भेज दूं? मैं तो यहीं रहने वाला हूं। तो ये आपका जजमेंट परफेक्ट रहना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं वो सही रहे। एक्सपेरिमेंट्स नहीं करने चाहिए। एक दिन 2 दिन ठीक होता है, ठीक है, लेकिन साल भर, महीनों भर इतनी गलतफहमी के साथ नहीं जीना चाहिए। ना खुद के लिए पालनी चाहिए, ना किसी और के लिए। ठीक है, इंसान को परखने के लिए महीनों लग जाएं, सालों लग जाएं, चलेगा। लेकिन भाई सुनिए, पढ़ाई को परखने के लिए और पढ़ाने वाले को परखने के लिए इतना टाइम नहीं लगाना चाहिए। आप समझिए, अगर आप प्रॉपर अपने आप को इवेल्युएट करना चाहते हैं तो ये देखो। अब जैसे किसी ने बोल दिया, वो क्या है, वो कोटा फैक्ट्री। जब वो पहली बार आई ना, एक बच्चे का फोन आया, सर वो कोटा फैक्ट्री देखी थी सर, बड़े मजेदार लगी। अच्छा, वैसे समझा रहे थे जैसे आप समझाते। मैंने कहा सुन बे, एक बाप में किसी का हो नहीं अपने बच्चों के अलावा, राइट? भैया, ठीक है, या सो कॉल्ड कोई और रिश्तेदार बना मत लेना, क्योंकि अगर तुमने बोला भैया तो मैं लात भी मारूंगा फिर। देन आई विल हैव ग्रेटर एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, कोई ये बोले चाचा आजा, डबल। वो बच्चे आए 11th वाले, सर यू आर लाइक जस्ट लाइक फादर फिगर। मैंने कहा लाइक फादर फिगर इज ओके, बट रिमेंबर आई विल ऑल्सो ट्रीट यू लाइक माई डॉटर एंड सन। अब सोच लो बेटा, वो गलती करते हैं, वो कितना ही छोटा मैं चमाट दे देता हूं, बेशक 1.5 साल का हो। तुम भी याद रखना, तुम मुझसे बड़े हो। सीधी सिंपल सी बात। भाई बहुत स्वार्थी दुनिया है। बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूं। आप कुछ एक्सपेक्ट करते हैं टीचर से, तो टीचर आपसे एक्सपेक्ट करेगा, रिजल्ट एक्सपेक्ट करेगा। ऑब्वियसली मैं सिर्फ रिजल्ट एक्सपेक्ट करता हूं, बाकी कुछ नहीं। मेडिकल कॉलेज जाना भूल जाना अपने को नहीं चाहिए, मतलब कि सर कभी आओ हमारी क्लिनिक पर। भग, दुआ दे रहा है, बद दुआ दे रहा है, नहीं आ रहे, कभी नहीं गए, ना जरूरत पड़े। साबुत चल रहे, साबुत ही जाए, वही अच्छा है। डॉक्टर बनाए अपने लिए थोड़ा ना बनाए, समाज के लिए बनाए, उनका भला करें, हमारा हो रहा है। ठीक है, अपना ऐसा हिसाब किताब नहीं है कि भाई हमने आईआईटी वालों को पढ़ाया या जेई वालों को पढ़ाया, इतने बच्चे आईआईटी में हमारे पढ़ते हैं, मेरा स्टूडेंट है वो अमेरिका में रहता है, मेरा फलाना स्टूडेंट है वो स्वीडन में रहता है, फलाना स्टूडेंट है सिंगापुर में। जब वो आएगा आईफोन लाएगा, तेरे को मंगाना है क्या? नहीं, तो मंगवाओ, हमारे रिश्तेदार लेते हैं, जब वो आएंगे वो लेकर आ जाएंगे। वो भी इंजीनियर है, हमने नहीं पढ़ाया तो क्या हुआ? हमें कुछ भी स्पेशल नहीं मंगवाना है, अपने को कुछ नहीं चाहिए। हम क्या बोले, हमारा स्टूडेंट है एमजीएम में पढ़ता है, उससे क्या एक बॉडी मंगवा ले? एक पुरानी किडनी चाहिए, मंगा ले? नहीं, मतलब है अपने को चाहिए ही नहीं ना। मैं तो कह रहा हूं, अपने को ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन है नहीं। अपने को एक एक्सपेक्टेशन है, जहां तक का रिश्ता हो इतना बढ़िया हो कि वहां का फुलफिलमेंट हो जाए। उसके बाद याद रखना हो रखो, नहीं भी रखना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सपेक्टेशन नहीं।
आप अपने फुलेस्ट पे काम करिए, मैं अपने फुलेस्ट पे काम करूं, आपका आउटपुट आए, आपका रिजल्ट अच्छा है, बस इतना। बहुत आसान है भाई, कुछ नहीं है। जब सारी चीजें एनसीईआरटी से आती हैं तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि मार्क्स स्कोर क्यों नहीं करते हो। अपने माइलस्टोन में, एआईटीएस में ऐसे पेपर आते हैं, इतने हल्के पेपर हैं, लाइनें सीधे सीधे लिखी हुई हैं, कॉपी में लिखी हैं, एनसीईआरटी में लिखी हैं, पीवाईक्यू करोगे उससे सीख जाओगे, फिर भी 140 150 आ रहे हैं, 170 नहीं आ पा रहे हैं, 180 नहीं ला पा रहे हैं। मैं बता रहा हूं, सारी जनता, सारा दुनिया बोलती है, जो नीट नहीं भी तैयारी कर रहा है ना, जो जेई पढ़ रहा है, वो भी मालूम है क्या बोलेगा, तुम्हारा पूरा पेपर तो नीट का कैसे आता है, एनसीईआरटी से, लेना ना देना कुछ भी, फिर भी क्या ज्ञान दे जाएगा, तुम्हारा तो पूरा पेपर एनसीईआरटी से आता है। चला जाएगा वहां से, खुद का कुछ हो नहीं रहा है, ज्ञान हमें दे रहा है। लेकिन तुम भी तो सोचो, उसने मजाक बना दिया तुम्हारा, कि अगर 360 नंबर 11th और 12th दो एनसीईआरटी से आते हैं, और आज की डेट में तो वो 450 पेज नहीं बचे, उसमें से अगर 360 नंबर आते हैं तो मैं 360 क्यों नहीं ला पा रहा? जब दो चैप्टर के टेस्ट में नहीं आ पा रहे हैं, तो जब पूरे सिलेबस का टेस्ट होगा तब मैं क्या करूंगा? सब ज्ञान देते फिरते हैं, एनसीईआरटी पढ़ी थी, ये करा था, वो करा था, फिर भी देखा नंबर आए 320 340, मेडिकल कॉलेज में पहुंच गए, अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज में, एम्स में भी पहुंच जाए, तो भी नंबर 360 में से 360 नहीं है, 350 है, 345 है, 360 चाहिए भाई। जिसके 360 है वो टॉप मोस्ट रैंक में होगा। वैसे ही फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए भी है, कहाँ कमी है उसको एनालाइज करिए, उसको फाइंड आउट करिए, आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी बात है। हमें इस चीज से ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने कोई चीज ज्यादा पढ़ी। अब मैं कह रहा हूं ना, हाँ कुछ ज्यादा करने की जरूरत थी। क्या? जब मकान बन रहा था तो नापते समय मुझे इन्वॉल्व होना चाहिए था, जब दीवार खड़ी हो रही थी तो देखने के लिए मुझे होना चाहिए था कि वो सीधी है, वो सड़क से कितनी दूर है, मुझे मार्किंग करवानी चाहिए थी, मैं नहीं खड़ा हुआ। एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन या एक्स्ट्रा एफर्ट्स आर रिक्वायर्ड। मकान बनाने के कोर्स में ये भी इंक्लूड होना चाहिए कि मकान मालिक वहां पर खड़ा हो, तब कोई गलती की गुंजाइश कैसी होगी? कम। काम करने वाला कैसे करेगा? जिम्मेदारी से। आपका ऑब्जर्वेशन उतना बढ़िया होना चाहिए कि हम ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली सामने जो पढ़ाएगा वो आपके साथ ज्यादा ईमानदारी करेगा। ये नहीं कि इतना ही पढ़ लो, इतना ही आएगा, सर मेरे 140 आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं, बढ़ जाएंगे, नहीं, सर 80 आ रहे हैं, 150 कैसे लाऊं? तुम्हारा सवाल ये होना चाहिए, और उसका सॉल्यूशन मिलना चाहिए कि प्रैक्टिस करिए, दूसरे तरीके के क्वेश्चन करिए, एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है वो सीखिए, तो मार्क्स बढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि गप मारी और चैप्टर खत्म, नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। राइट? हम लोग पहले ये तीन पढ़ेंगे, तीनों की तीनों प्रोटिस्ट है, तीनों की तीनों फोटोसिंथेटिक है। फोटोसिंथेटिक होने के कारण तीनों के तीनों कभी एल्गी माने जाते थे, अब नहीं। राइट? और एल्गी है तो इसका मतलब तीनों में क्या होगा? क्लोरोफिल ए। वही बात हो रही है जैसी साइनोबैक्टीरिया में लिखी है ना, क्लोरोफिल ए लाइक हायर प्लांट्स, इनके तीनों के पास में भी क्लोरोफिल है। कौन सा? क्लोरोफिल ए। क्राइसोफाइट में, डाइनोफ्लैजिलेट में, यूग्लेनॉइड में, तीनों में क्लोरोफिल ए मिलेगा। ऑल थ्री हैव दिस। तो जो सेम है वो चीजें, और जो डिफरेंस है वो कंपैरिजन, कंपैरिजन में ही पढ़ेंगे तीनों को, कंपैरिजन में ही खत्म हो जाएगा। छोटे छोटे पैराग्राफ है एनसीईआरटी में, हमारी एक दो लाइनें उससे ज्यादा होंगी क्योंकि नीडेड है, जरूरत है इसकी। डन।
फोटोसिंथेटिक या प्रोड्यूसर प्रोटिस्ट में एक क्राइजोफाइट्स, दूसरे का नाम डाइनोफ्लैजिलेट्स। और तीसरे का नाम यूग्लेनॉइड्स। जरा तीनों को कंपेयर करके देख ले, तीनों में क्या चीजें मेंशन करनी है वो समझो। क्राइजोफाइट्स के लिए जब मैं कहता हूं तो इसमें आते हैं डेस्मिड्स एंड डायटम्स। हम इनमें से एक ग्रुप पर ज्यादा प्रकाश डालेंगे और वो है डायटम्स। डेस्मिड छोड़, किस पर ध्यान देना? डायटम्स पर। अकरेंस कहां पर प्रेजेंट है, ऐसी चीजें, उससे पहले बॉडी वॉल के बारे में। डायनोफ्लैजिलेट्स में कौन आते हैं तो वो सुने। डायनोफ्लैजिलेट के मेंबर को भी बताता हूं, डायटम के बारे में बताता हूं। डायटम्स के लिए लिखते हैं मेजर पॉपुलेशन ऑफ फाइटो प्लैंक्टॉन्स। फाइटोप्लैंक्टन की सबसे बड़ी पॉपुलेशन इन्हीं की है। बात ध्यान दो, किस लाइन के ऊपर या किस वर्ड के ऊपर? वो है प्लैंक्टन। जो पानी के सरफेस पर तैरते हैं उन्हें प्लैंक्टन कहते हैं। पानी के अंदर होते हैं उन्हें नेक्टॉन, और पानी में किसी सरफेस से चिपके हुए होंगे उसे बोलेंगे बेंथिक। क्लियर? तो प्लैंक्टन जू प्लैंक्टन भी हो सकता है या फाइटो प्लैंक्टन भी। फाइटो प्लैंक्टन मतलब प्लैंक्टोनिक फॉर्म जो फोटोसिंथेटिक हैं। जू प्लैंक्टन मतलब एनिमल बॉडीज जो प्लैंक्टोनिक यानी सरफेस पर तैरने वाली हैं। फाइटोप्लैंक्टॉन्स की सबसे बड़ी पॉपुलेशन डायटम, जिसे मैंने प्लैंक्टन कहा है, ध्यान से सुनना। दीज फ्लोट पैसिवली ऑन वाटर सरफेस। ये वाटर सरफेस पर फ्लोट करते हैं। तो ऊपर वाली बात का रीजन कहां हो गया? फ्लोट। प्लैंक्टन किसे कहेंगे? जो क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, जो फ्लोट कर रहा है उसको मैंने कह दिया प्लैंक्टन। ठीक है, समझे? लेकिन कुछ बदल गया। ये पैसिवली लिखा है ना, पैसिवली का क्या मतलब होगा यहां पे? पैसिवली फ्लोट करने का मतलब है इसके खुद के फ्लैजिला सीलिया नहीं है। ये खुद नहीं चलता, इसे कोई चलाता है। जहां पानी की धारा जाएगी वहीं डायटम, यानी डायटम में फ्लैजिला नहीं होती। लैक फ्लैजिलाइन वेजिटेटिव स्टेज। ये इनका अकरेंस बता रहा हूं भाई, ये इनका अकरेंस बताया जा रहा है। ये कहां मिलते हैं, कैसे मिलते हैं। धीरे धीरे लोकोमोशन भी एक्सप्लेन हो गया, तो मुझे सामने की भूमिका समझ में आने लग गई कि मैं सामने क्या लिखने वाला हूं इनके बारे में। इधर देख, डाइनोफ्लैजिलेट के बारे में, ये है सेकंड मेजर पॉपुलेशन ऑफ फाइटोप्लैंक्टॉन्स। अच्छा, लेकिन सुनो, दीज आर मोर कॉमन इन सी। ये सी में ज्यादा कॉमन है। और सुनो, जो प्लैंक्टन होते हैं वो तो क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं। ये भी फ्लोट करेंगे, लेकिन सुन, ये होते हैं फ्लैजिलेटेड। इनके पास डाइनो लिखा है ना, डी आई, दो के लिए लिखा है क्या? फ्लैजिला। ये प्लैंक्टोनिक्स हैं, लेकिन दे फ्लोट, वेट,
बाइफ्लैजिलेट, अनइक्वल फ्लैजिला। लो जी, इनके पास फ्लैजिला हैं, पुराने वाले के पास फ्लैजिला नहीं थी। रुकें, एक बात सुनिए, यहां बताया फ्लोट पैसिवली, मेजर पॉपुलेशन, मोर कॉमन इन सी, ये दोनों जगह, फ्रेश वाटर में भी, सी में भी। लेकिन बात सुनना, डायटम्स पॉल्यूटेड वाटर में नहीं मिलता। जहां पर भी वाटर पोल्यूशन है वहां पर वहां पर डायटम्स एब्सेंट। इधर डायनोफ्लैजिलेट के लिए बता रहा हूं, जब कंडीशन फेवरेबल होती है तो ये समुंदर का रंग भी अपने जैसा बदल देते हैं। फेवरेबल कंडीशन में ये लोग कॉज करते हैं, उसका नाम होता है रेड टाइड, ज्वार समझते हैं, पानी जो है मून की ग्रेविटी के कारण ऊपर की तरफ उठ रहा है, हाई टाइड कहते हैं जिसको। तो उसका कलर कैसा दिखने लगता है? रेड, क्योंकि डायनोफ्लैजिलेट के कलर रेड हो सकते हैं, डायनोफ्लैजिलेट के कलर येलो हो सकते हैं, ऑरेंज हो सकते हैं, ब्लू हो सकते हैं, ब्राउन हो सकते हैं। गजब है, मतलब कोई एक कलर फिक्स नहीं बता रहे हैं, बहुत सारे कलर बता रहे हैं। नाम पढ़ो, उसके अंदर मिलेंगे, एनसीईआरटी में सारों को कलर कर दो। मतलब कोई पगला है और ऐसा क्वेश्चन पूछ दे, डायनोफ्लैजिलेट किस कलर का नहीं होता? व्हाइट नहीं होता, ब्लैक नहीं है, ठीक है, क्लियर। और देखो, ग्रीन लिखा है क्या? ग्रीन, ऑरेंज लिखा है, रेड लिखा है, येलो लिखा है, ब्लू भी है। वेरी इन कलर, कौन सा कलर बोल रहे हैं? रेड, ऑरेंज, येलो, ब्राउन, या फिर बोल रहे हैं ब्लू। कोई छूटा तो नहीं रे? हाँ छूटा ना, ऑरेंज नहीं है, ग्रीन छूट गया ना, रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू। बेस्ड ऑन पिगमेंट, इनमें से बात किसके ऊपर कर रहा हूं मैं? रेड के ऊपर। इन फेवरेबल कंडीशंस, दे डिवाइड एंड कॉज सी अपीयर रेड। लेकिन इसे रेड सी नहीं बोलना भैया, इसे क्या बोलेंगे? रेड टाइड। कौन सा डायनोफ्लैजिलेट रहा होगा यहां पे? रेड वाला, ये रेड वाला डायनोफ्लैजिलेट रहा होगा, इसलिए रेड टाइड की बातें ये लोग कर रहे हैं। इनके अकरेंस के बारे में बात करें, इनके पास फ्लैजिला तो है, लेकिन ये फिर भी स्टिल वाटर यानी ठहरे हुए पानी में मिलती हैं। प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर बॉडीज लाइक पॉन्ड, लेक और स्लो रनिंग स्ट्रीम। ओशन में नहीं, फ्रेश वाटर में। टू अनइक्वल फ्लैजिला, इसके पास में भी फ्लैजिला है, दो हैं, यहां पर भी फ्लैजिला है, यहां पर फ्लैजिला नहीं। आगे का करेक्टर बॉडी के बारे में आएगा कि बॉडी के करेक्टर कैसे हैं, उसको वहीं एक्सप्लेन करेंगे।
मतलब सेल एनवलप जिसे कहेंगे। करिए, पढ़कर आइएगा ये पूरा, जितने प्रोटिस्टा के बारे में लाइन लिखी हुई है। करेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट। प्रोटिस्टा हो जाएगा, फंजाई स्टार्ट होगा। मेजर ऑफ द पोर्शन फंजाई की रीडिंग कर लेना प्रोटिस्टा के अलावा। थैंक यू।